हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑल न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो में यूनिट 1 से यूनिट 5 तक जो भी जिस भी टाइप के न्यूमेरिकल्स एकेटीयू में अब तक पूछे जा चुके हैं, हम इस वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पीवाईक्यूज न्यूमेरिकल्स भी सारे हम कर लेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा एकेटीयू 2018-19 में 10 नंबर में आया हुआ है। अभी क्या शेड्यूलिंग से आया हुआ क्वेश्चन है। शेड्यूलिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल्स आने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं। आप एकेटीयू के 3 से 4 साल के जो पेपर देखेंगे, शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। तो उसमें हमें क्या क्या गिवन होता है, ये हमें गिवन क्या है, हमारे पास 3 चीजें गिवन है, प्रोसेसेस, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। यानी प्रोसेसेस, कितने प्रोसेस इन्वॉल्व है। जैसे इसने बताया P1, P2, P3, P4 यानी 4 प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व है। अराइवल टाइम, जिस टाइम वो अराइवल, जिस टाइम वो आए। बर्स्ट टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम। बर्स्ट टाइम का आप समझ सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइम से कि उस P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, 8। P2 को कितना टाइम लगेगा, 4। तो ये होता है हमारा बर्स्ट टाइम। अब हमारा जो पहला है, इसमें FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से आपको सॉल्व करना था। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता क्या, एज अ नेम सजेस्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले आए उसको ही पहले आप सीपीयू एलोकेट कर दीजिए। तो इसमें अब हमें पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट कौन आया। जैसे हमें गिवन डेटा है, प्रोसेस P1, P2, P3, P4, आप देख के बता सकते हो कि कौन पहला है। नहीं, कोई तो क्राइटेरिया होगा जिससे हम पता लगा सके कि हमारा जो प्रोसेस है कौन सा पहले आया है, कौन सा पहले कम हुआ है, और उस जो पहले कम होगा उसको हम क्या करेंगे, सीपीयू सर्व करेंगे। तो उसका जो क्राइटेरिया है वो है हमारा अराइवल टाइम। अराइवल टाइम को देखकर हम क्या करेंगे, उससे हम पता लगा पाएंगे कि हमारा कौन सा प्रोसेस है सबसे पहले आया, कौन सा फर्स्ट पे आया, कौन सा सेकंड पे, कौन सा थर्ड पे, कौन सा फोर्थ पे। अब हम इसमें एक यूज करते हैं गेट चार्ट। गेट चार्ट हम बनाते ही बनाते हैं। गेट चार्ट जो है वो हमारा हेल्प करता है कि हम इजीली न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड कर पाए। तो गेट चार्ट भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब हमें ड्रॉ करना है गेट चार्ट। तो गेट चार्ट इनिशियली हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। टाइमिंग, अब हम देखेंगे कि 0 अराइवल टाइम पर हमारा कोई सा प्रोसेस अराइव हुआ है, कम हुआ है, तो हमारा 0 पे कौन है, P1 आया है, P1 आया। और उसको कितना टाइम लगेगा अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, 8, क्योंकि बर्स्ट टाइम उसका क्या, 8, 0 + 8, 8। अब 8 पे कौन है, अराइवल टाइम हमारा क्या होगा, 8। अब 8 पे तो है नहीं, अब हमारा 1, 2, 3। अब सबसे पहले इन सब में 0 के बाद कौन आया होगा, 1। तो उसका वो 1 किसका अराइवल टाइम है, P2 का। तो फिर आएगा हमारा P2, वो कितना टाइम लेगा, 4। तो 8 + 4 12। हम किस तरीके से निकलेंगे, जो भी हमारा बर्स्ट टाइम है, जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है, उसे अराइवल टाइम में प्लस करके लिखेंगे कि हमारा जो P2 को टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 12। अब फिर P2 के बाद कौन अराइव होगा, हमारा P3, क्योंकि P3 का अराइवल टाइम कितना है, 2। तो उस टाइम उसका कितना होगा, 9। 9 + 12 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है। अब उसके बाद P3 के बाद कौन अराइव होगा, हमारा P4, जिसका अराइवल टाइम कितना है, 3, और बर्स्ट टाइम कितना है, 5। तो 21 + 5 कितना होगा, 26। और इस टाइम हमारा क्या हुआ, P4 अराइव हुआ। सिंपल, आपने गेट चार्ट बना लिया, इससे आप इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो गेट चार्ट हमें किस तरीके से बना है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमें क्या लेना है, अराइवल टाइम 0 लेना है, फिर 0 पे चेक करना है कि हमारा कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ। तो P1 अराइव हुआ, फिर उसका कितना टाइम लगेगा उसको एग्जीक्यूट होने में, 8। फिर उसके बाद कौन आया, हमारा P2 आया, जिसका अराइवल टाइम 1 है। तो P2 आया, उसको कितना टाइम लगेगा, 4। 8 + 4 12, प्लस करके लिखेंगे, आप ये याद रखें, 8 + 4 12। फिर कौन आया, हमारा P3 अराइव हुआ। P3 का बर्स्ट टाइम कितना है, 9। तो 12 + 9 21, इसी तरीके से 26। आपने गेट चार्ट ड्रॉ कर लिया, तो आप ये समझिए आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उसके बाद होता है हमारा कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम यानी उसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। P1 को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, हमारा 8। यहाँ हमारा ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीशन टाइम को। P2 को कितना लगा, 12। P3 को कितना लगा, 21। और P4 को कितना लगा, 26। ये हमारा क्या होगा, कंप्लीशन टाइम। TAT यानी टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का हमारे पास फॉर्मूला है। टर्न अराउंड टाइम हमें किस तरीके से निकालना है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कि वो किस टाइम अराइव हो। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 8 - 0 8, 12 - 1 11, 21 - 2 19, और 26 - 3 23। ठीक है, ये हमारा निकल गया टर्न अराउंड टाइम। फिर हमें निकालना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम किस तरीके से निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 8 - 8 0, 11 - 4 7, 19 - 9 10, 23 - 5 18। तो ये हमारा क्या हो गया, वेटिंग टाइम आ गया। इसके बाद आपको क्या निकालना होता है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम किस तरीके से निकालेंगे, जो भी हमारा ये टर्न अराउंड टाइम है इसको प्लस कर देंगे, और जितने प्रोसेस है नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या है, 8 + 11 + 19 + 23 अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेसेस कितने, 4।
तो यह हमारा आएगा कैलकुलेट करके 15.25। यह हमारा क्या है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट हमें क्या निकालना होता है एवरेज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम हमें एवरेज कितना निकालना होता है, जो हमारे पास वेटिंग टाइम आया है तो वो कितना आया 0 + 7 + 10 + 18 अपॉन में क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस वो कितने 4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा 8.75। सिंपल आपको ये हमने वेटिंग टाइम निकाल लिया था, चारों को प्लस किया नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा क्या है वेटिंग टाइम। तो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या करना था यही बताना था एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें क्या पूछा था SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का आपको यूज करके इसको सॉल्व करना था। अब आपको इसको किस तरीके से यूज करना होता है क्या होता है इसमें, जब भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में दो मोड होते हैं, एक हमारा होता है प्रीएम्प्टिव मोड, एक होता है हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। ये जो हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को सॉल्व किया वो हमने किससे किया नॉन प्रीएम्प्टिव मोड से। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड की मतलब कि हमने सीपीयू को अगर हमने P1 को सीपीयू एलोकेट कर दिया तो जब तक वो अपना प्रॉपर एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट नहीं हो जाने का वो उसको फ्री नहीं करेगा, वो अपना पूरा एग्जीक्यूशन करने के बाद फ्री करेगा। वो होता है हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव। लेकिन जो प्रीएम्प्टिव होता है उसमें हम चेक करते रहते हैं कि ऐसा कोई और प्रोसेस बीच में तो नहीं आ गया कि उसका मतलब उसकी प्रायोरिटी कम है, प्रायोरिटी के बेस पे, बर्स्ट टाइम के बेस पे या अराइवल टाइम के बेस पे, कि ऐसा कोई और तो नहीं आ गया हमारे पास प्रोसेसेस कि हम उसको एलोकेट करना चाहिए और उसको हमने नहीं किया। तो होता है हमारा प्रीएम्प्टिव कि बीच बीच में हम चेक करते रहते हैं कि कोई और तो नहीं आ गया, किसी की और प्रायोरिटी हाई तो नहीं है। इस तरीके से ऐसे नहीं कि अगर हम P1 को दे दिए तो वो पूरा कंप्लीट करके सीपीयू को फ्री करेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो हमारा SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होता है, इसका जो मोड होता है वो होता है हमारा प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव यानी हमें बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, चेक करते रहना है। तो जो हमारे इसका क्राइटेरिया होता है वो होता है हमारा बर्स्ट टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम पे, ये हमारा क्राइटेरिया है। हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्राइटेरिया क्या था हमारा अराइवल टाइम। अराइवल टाइम के बेस पे हम गेट चार्ट बना रहे थे और उसी हिसाब से कर रहे थे। लेकिन इसमें जो हमारा क्राइटेरिया वो क्या हमारा बर्स्ट टाइम। तो इनिशियली हमारा क्या है 0। अब 0 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है हमारा P1। अब P1 अराइव हुआ लेकिन हम उसे पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए देंगे तो यानी 1। तो अभी 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए मिल गया तो रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास 5 बचा। अब आप 1 पे कौन आया P1 और P2 दोनों आए, लेकिन इन दोनों में बर्स्ट टाइम किसका कम है हम उसको देंगे। बर्स्ट टाइम 5 और 4 में कौन कम है 4, तो किसको देंगे हम P2 को देंगे, लेकिन पूरा एग्जीक्यूशन के लिए नहीं देंगे, सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए देंगे। तो कितना हो गया 2। अब 2 पे हमारा क्या होगा P1 P2 P3 तीनों अराइव हो गए, लेकिन इन तीनों में बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है। अब इसको हमने यूज कर लिया तो कितना बचा 3। अब सबसे बर्स्ट टाइम किसका कम है P2 का, तो इसको हम 1 यूनिट ऑफ टाइम और चलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब रिमेनिंग कितना रह जाएगा हमारा 2। उसके बाद हमारा बर्स्ट टाइम अब 3 पे क्या है हमारा बर्स्ट टाइम, ये चारों अराइव होगी P1 भी P2 भी P3 भी P4 भी, लेकिन सबसे बर्स्ट टाइम किसका कम है P2 का, तो हम P2 को 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए और चलाएंगे। या आप टोटली आपको पता है सबसे कम किसका है P2 का, P2 को ही हम 2 बार देंगे तो मैंने क्या किया इसको 2 बार एलोकेट कर दिया यानी इसको 0 हो गया, ये हमारे पास हो गया 5। अब 5 पे अब हम देखेंगे अब हमें क्या क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम। अब देखोगे अब बर्स्ट टाइम किसका सबसे कम है। अब बर्स्ट टाइम सबसे कम है P1 और P3 का, अब दोनों का लेकिन सेम है तो इसमें हम करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी P1 और P3 में कौन पहला आया है P1, तो हम सीपीयू एलोकेट किसको करेंगे P1 को देंगे। तो P1 को हम एलोकेट करेंगे 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। अगर 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए करेंगे तो कितना बचेगा 4। अब आप देखोगे P1 को ही हम बार बार देते रहेंगे क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम क्या है सबसे कम है, तो उसको मैंने क्या दे दिया एक साथ ही 5 यूनिट ऑफ टाइम दे दिया। या आप ऐसे भी एक एक करके भी करा सकते हैं, लेकिन उससे गैट चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप किस तरीके से करेंगे। अब इन दोनों में बर्स्ट टाइम किसका कम है P3 का, P3 को मैंने टोटल दे दिया तो कितना टाइम चाहिए उसको 5 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, तो 10 + 5 कितना हो गया 15 हो गया। उसके बाद हमारा क्या बचा P4 को कितना एग्जीक्यूशन के लिए टाइम चाहिए 8 यूनिट, तो 15 + 8 कितना हो गया 23, ये हमारा हो गया P4। तो ये हमारा हो गया गैट चार्ट। सिंपली आपको इसमें क्या देखना था बर्स्ट टाइम इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको देखना है कि बर्स्ट टाइम जिसका सबसे कम है उसको आपको सबसे पहले देना है। सीपीयू एलोकेट सबसे पहले आपको किसे करना है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, बस आपको इतना याद रखना है। सिंपल कंप्लीशन टाइम आप बता दो कि P1 कहाँ जाके कंप्लीट हुआ, P1 हुआ हमारा यहाँ जाके कंप्लीट, तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया 10। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, P2 कहाँ कंप्लीट हुआ यहाँ, कितना हो गया 5। P3 का कितना हुआ, P3 लास्ट में कहा है यहाँ 15, ऐसा क्या हुआ हमारा 23। टर्न अराउंड टाइम का टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तो टर्न अराउंड टाइम क्या है कि 10, 4,
13 और 20, जैसे मैंने आपको इनके फॉर्मूले बता दिए। वेटिंग टाइम क्या आएगा मेरा 4, 0, 8 और 12। आप एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लें। इसमें भी एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम पूछा था। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम हम किस तरीके से निकालेंगे, इन सब का प्लस करके नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड करेंगे। 10 + 4 + 13 + 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 11.75 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से वेटिंग टाइम निकालेंगे तो 4 + 0 + 8 + 12/4, तो इसका क्या आएगा, हमारा 6 आएगा आंसर। इसे मैंने यहाँ लिखा हुआ भी टर्न अराउंड टाइम का मैंने किस तरीके से निकाला है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम का किस तरीके से निकाला है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो सिंपली ये आपको सॉल्व करना था। 10 नंबर में ये क्वेश्चन आया था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ आपको इसमें क्राइटेरिया ध्यान रखना है कि अगर SRTF से आता है तो क्राइटेरिया हमारा बर्स्ट टाइम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से आता है। सिंपल क्राइटेरिया हमारा क्या है, अराइवल टाइम। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा AKT 2018-19 में पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्नैपशॉट ऑफ अ सिस्टम। कुछ स्नैपशॉट्स आपको कुछ सिस्टम्स की गिवन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिथम। आपको बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला इन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द मैट्रिक्स नीड। मैट्रिक्स नीड का आपको क्या कंटेंट होगा, आपको वो बताना। इज द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। दो स्टेट होती है हमारे सिस्टम की, एक होती है सेफ स्टेट, एक होती है हमारी अनसेफ स्टेट। तो हमें इसमें बताना था कि जो हमारा सिस्टम है वो हमारा किस में, सेफ स्टेट में या अनसेफ स्टेट में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। जो गिवन डेटा है वो क्या है, एलोकेटेड, मैक्सिमम और अवेलेबिलिटी। कुछ प्रोसेसेस गिवन है और P1, P2, P3 प्रोसेसेस है और इनकी रिसोर्सेज कितनी, R1, R2, R3। उनको कितनी रिसोर्सेज एलोकेट हुई हैं वो हमें बताइए, कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए वो बताइए, और उनकी अवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी है। R1 की अवेलेबिलिटी हमारे पास 7 है, R2 की 7 है, R3 की कितनी है, 10 है। उनकी अवेलेबिलिटी बताइए। तो इसमें तीन चीजें गिवन है, एलोकेटेड, मैक्सिमम और अवेलेबिलिटी। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते इसके सॉल्यूशन की तरफ, जिसमें अपने फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था कि आपको मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स नीड निकालना है कि किस तरीके से हम निकालेंगे। तो मैक्सिमम नीड का एक फॉर्मूला होता है, नीड इक्वल टू मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। यानी जो मैक्सिमम है रिसोर्सेज का उसमें से माइनस कर देंगे हम एलोकेशन, तो हमारी क्या आ जाएगी, नीड आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक इसी तरीके से प्रोसेस लिखने हैं। प्रोसेस कितने हैं हमारे पास, P1, P2, P3। ये मैंने R1, R2, R3 लिख रहे हैं, ये P1, P2, P3 है। और रिसोर्सेज कितनी है, R1, R2, R3 है। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम में से माइनस करना है एलोकेशन को। अब हम यहाँ आएंगे, R1 का मैक्सिमम कितना है, 3, एलोकेशन कितना है, 2, 3 - 2 1, तो यहाँ क्या आ गया, 1। देन R2 में जाएंगे, 6 - 2, 6 - 2 4, 8 - 3 5। इसी तरीके से हम P2 का निकालेंगे तो 4 - 2 2, 3 - 0 3, 3 - 3 0, 3 - 1 2, 4 - 2 2, 4 - 4 0। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें हमारा क्या पूछा था, नीड पूछी थी। तो नीड का सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है, क्या होता है, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, कि मैक्सिमम रिसोर्सेज उसके पास कितने हैं, उसे कितने एलोकेट हुई हैं। तो उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमें नीड पता चल जाएगी उसे कितनी और रिसोर्सेज चाहिए। तो ये तो आपको सिंपल भी इतना रटने की जरूरत नहीं। अगर हम किसी की नीड निकालेंगे तो हम उससे पूछेंगे कि आपको कितनी मैक्सिमम चाहिए। आप बताएंगे कि मुझे मैक्सिमम 500 रुपीज चाहिए और आपके पास कितने हैं, मेरे पास 200 हो, तो आपको नीड कितने की, 300 की। तो इसी तरीके से इस फॉर्मूले में हमने इनकी प्रोसेसेस की नीड निकाली कि उनकी कितनी नीड है उन्हें रिसोर्सेज की। R1 रिसोर्सेज की P1 की कितनी है, 1, R2 की कितनी है, 4, R3 की कितनी है, 5। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, नीड मैट्रिक्स निकालेंगे। नेक्स्ट में हमें क्या है, इज द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। हमें बताना था कि सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में है या नहीं है। सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट के लिए हमें क्या यूज करते हैं, वी यूज सेफ्टी एल्गोरिथम टू चेक वेदर द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नॉट। हम किसका यूज करते हैं, सेफ्टी एल्गोरिथम का यूज करते हैं सिस्टम्स को चेक करने के लिए कि वो हमारे सेफ स्टेट में है या नहीं है। तो हम अब चेक करेंगे हमारे पास कितने P1, P2, P3 है। अब हम तीनों के लिए अब हम सिस्टम को, पूरा ओवरऑल सिस्टम को, कि वो सेफ स्टेट में या अनसेफ स्टेट में, हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर प्रोसेसेस को लेंगे। हमारे पास प्रोसेसेस कितने हैं, P1, P2, P3, तीनों प्रोसेसेस को लेंगे और उनको हम देखेंगे कि वो हमारी सेफ स्टेट में है या नहीं है। अगर कोई भी एक प्रोसेस ऐसा होता है कि वो हमारा सेफ स्टेट में नहीं होता तो हमारा ओवरऑल सिस्टम किस में होता है, अनसेफ स्टेट में पहुंच जाएगा। हमारे जितने भी प्रोसेसेस है वो सारे सेफ स्टेट में होने चाहिए, तो ही हम बोलेंगे कि हमारा ओवरऑल सिस्टम क्या है, सेफ है। सबसे पहले हमने किसके लिए लिया, फॉर P1 प्रोसेसेस के लिए नीड ऑफ P1 लेस देन इक्वल होना चाहिए अवेलेबल के।
अवेलेबिलिटी उसके पास कितनी है, नीड ऑफ P1, नीड हम पहले निकाल चुके हैं, नीड कितनी है, P1 की नीड कितनी है 145 और अवेलेबल हमारे पास गिवन है, अवेलेबल हम यहाँ से लेंगे। अवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी की, R1 की अवेलेबिलिटी हमारे पास 7 है, R2 की 7 है और R3 की क्या है 10 है, तो 7 7 10। अब हम देखेंगे कि यह हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो नीड ऑफ P1 लेस देन इक्वल टू अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो नीड कितनी है हमारी 145 पर अवेलेबल कितने हमारे पास 7 7 10, यानी R1 उसे 1 चाहिए लेकिन है 7, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। R2 से 4 चाहिए लेकिन है 7, तो क्या कंडीशन ट्रू है। R3 उसे 5 चाहिए लेकिन है कितने 10, तो यहाँ क्या कंडीशन ट्रू है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा P1 है वो हमारा क्या सेफ स्टेट में, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो हमारा P1 है वो हमारा क्या सेफ स्टेट में। जब हमारा सेफ स्टेट में कोई भी प्रोसेस आ जाता है कि ये हमारा सेफ स्टेट में, तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि जो हम अवेलेबिलिटी है उसको हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। किस तरीके से चेंज करेंगे और हम क्यों चेंज करेंगे, चेंज हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमने P1 को जो भी हमने रिसोर्सेज दी R1 R2 R3, अब उसका काम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद वो क्या बोलेगा, मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैं अब फ्री हूँ, आप मेरे पास जो एलोकेटिंग है ना, जो मुझे एलोकेट की गई है, अब वो भी रिसोर्सेज ले लो, उनका भी यूज कर लो, अब मेरे वो किसी काम के नहीं है। अब अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं हमारे पास 7 7 और 10, और एलोकेटिंग रिसोर्सेज हम किसकी देखेंगे, P1 की ही देखेंगे। जैसे यहाँ हम जाएंगे तो P1 की एलोकेटेड रिसोर्सेज कितनी है 2 2 और 3, क्योंकि P1 का तो पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, वो तो सेफ स्टेट में पहुंच गया, तो वो अब बोला जो मेरे पास एलोकेट भी है ना आप वो भी ले लो। तो हमारे पास अवेलेबल कितनी है 7 7 10 प्लस एलोकेटिंग कितनी है 2 2 3। अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस आप देखो किस तरीके से करोगे, R1 को R1 में 7 + 2 9, R2 को R2 में 7 + 2 9, अब R3 को R3 में 10 + 3 13। इस तरीके से क्या किया हमने, ऐड किया। तो हमारी अवेलेबिलिटी अब कितनी हो गई है, अपडेट होगी 9 9 13। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, फॉर P2 के लिए चेक करेंगे। P2 के लिए हम क्या चेक करेंगे, नीड ऑफ P2 लेस देन होनी चाहिए अवेलेबिलिटी की। तो नीड क्या है उसकी, नीड ऑफ P2 क्या है, हम नीड देखेंगे तो नीड कितनी है हमारी 230, नीड हम निकाल चुके हैं ना, तो उसकी नीड कितने 230 की। अब 230 हमारी क्या नीड है, अवेलेबल हमारी कितने 9 9 13, क्योंकि अभी हमारी अपडेट हुई है 9 9 13। अब कितने चाहिए, 2 चाहिए R1 की लेकिन है 9, 3 चाहिए 9 है, 0 चाहिए लेकिन 13 है, तो यहाँ क्या ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। इसका मतलब जो हमारा P2 प्रोसेस है वो भी क्या हमारा सेफ स्टेट में, तो हमारा P1 के साथ क्या आ गया, P2 भी हमारा सेफ स्टेट में आ गया। अब सेफ स्टेट में आते ही हम क्या देखेंगे, अवेलेबिलिटी को चेंज करेंगे, क्योंकि उसका काम कंप्लीट हो गया। तो P2 भी क्या कहेगा कि आप जो मेरे पास रिसोर्सेज एलोकेटेड रिसोर्सेज है ना आप वो भी ले लो, अब मेरे वो किसी काम की नहीं है। तो अवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी है 9 9 13, और एलोकेटिंग कितने हमने P2 को कितना एलोकेट की हुई है 203। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 203, तो 9 + 2 11, 9 + 0 9, 13 + 3 क्या हो जाएगा 16। तो हमारी नेक्स्ट न्यू अवेलेबिलिटी अपडेटेड अवेलेबिलिटी क्या होगी 11 9 16। R1 के 11 रिसोर्सेज हैं, R2 के 9 है और R3 की क्या है 16 है। अब प्रोसेस P3 की तरफ चलेंगे। प्रोसेस P3 को भी इसी तरीके से चेक करेंगे कि नीड ऑफ P3 लेस देन इक्वल टू अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो नीड ऑफ P3 नीड कितनी है उसकी 220, और अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास 11 9 16। 2 चाहिए 11 है, 2 चाहिए 9 है, 0 चाहिए 16 है, तो यहाँ क्या कंडीशन ट्रू होती है, और हमें क्या पता चल गया कि हमारा P3 भी हमारा क्या सेफ स्टेट में। अब सेफ स्टेट में अब लास्ट में हम क्या चेक करेंगे, वही जैसे हम चेक करते रहे, अवेलेबल को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अवेलेबल प्लस एलोकेटिंग, अवेलेबल कितने 11 9 16 और एलोकेटिंग कितनी है 1 2 4, तो 11 + 1 12, 9 + 2 11, 16 + 4 20। तो हमारे पास P1 P2 P3 तीनों क्या आ गए, सेफ स्टेट में आ गए। P1 P2 P3 हमारे क्या आ गए, ट्रू हो गए, यानी वो सेफ स्टेट में आ गए। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है उसकी क्या है, उसकी स्टेट क्या है, सेफ स्टेट में। अब सेफ स्टेट के लिए सिर्फ आपको ये क्राइटेरिया होता है, ये ही अगर बैंकर्स एल्गोरिथम का आता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। सिर्फ आपको क्या देखना है कि नीड ऑफ प्रोसेस, यानी कोई भी प्रोसेस हो P0 P1 P2 वो लेस देन होनी चाहिए अवेलेबिलिटी के। आपको अवेलेबिलिटी भी क्वेश्चन में गिवन होगी, नीड भी आपको सिंपली निकालना है, सिर्फ माइनस करना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, अवेलेबिलिटी को अपडेट करना है। वो मैंने आपको बता दिया कि अवेलेबिलिटी को हम क्यों अपडेट करेंगे, क्योंकि उसका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या कहेगा कि आप ये तो ले ही लो, लेकिन जो मेरे पास एलोकेटेड रिसोर्सेज है ना आप वो भी ले लो, क्योंकि अब वो मेरे काम की नहीं है, मैंने पूरा एग्जीक्यूशन अपना कर लिया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा AKT 2015-16 में पूछा गया था। अब 15-16 में क्या पूछा गया था, ये हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से क्वेश्चन आया हुआ था। हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप 3 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को पढ़ेंगे।
FIFO ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एंड LRU लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम। आप 3 एल्गोरिथम पढ़ेंगे और उन तीनों एल्गोरिथम में से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इस वीडियो में तीनों एल्गोरिथम से PYQs के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट फॉर स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग गिवन है, उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बतानी है। ठीक है, हैविंग 4 फ्रेम्स, जिसके पास क्या है 4 फ्रेम्स है, F1 F2 F3 F4। आप कुछ भी मान सकते हैं, S1 S2 S3 S4, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इनिशियली एम्प्टी यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम। आपको इनिशियली जो फ्रेम्स है वो क्या है, एम्प्टी है। आपको क्या यूज करनी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम यानी जो पहले आया फर्स्ट इन, जो पहले इन हुआ उसको पहले ही आउट करेंगे। जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जो पहले आएगा उसको हम पहले निकालेंगे। इस तरीके से है कुछ। अब हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग और होगी। तो इसमें हमारी 2 चीज की बात हुई। इसने बोला कि पेज फॉल्ट बताना है। अब पेज फॉल्ट बताना है, पेज फॉल्ट बताने से पहले आपको पता होना चाहिए ना कि पेज फॉल्ट क्या होता है। जैसे कि हमारा CPU है, CPU कोई मेन मेमोरी में क्या करना चाहता है, कोई भी पेज को फाइंड करना चाहता है। अब वो एक्सेस करना चाहता है, लेकिन वो पेज प्रेजेंट ही नहीं है मेन मेमोरी में, तो उस टाइम क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा। लेकिन अगर CPU फाइंड कर रहा है सम पेज और वो पेज एग्जिस्ट है मेन मेमोरी में, तो उस टाइम क्या होगा, हमारा पेज हिट होगा। तो हमारी ये 2 टर्म है, पेज हिट और पेज फॉल्ट, जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। पेज फॉल्ट यानी अगर CPU फाइंड कर रहा है और वो पेज मेन मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता तो पेज फॉल्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो पेज हिट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम का हमको यूज करके ये सॉल्व करना है। कुछ स्ट्रिंग्स है उनको मैंने ऊपर लिख लिया और यहाँ कितने फ्रेम्स, F1 F2 F3 F4 हमारे पास फ्रेम्स है। तो हमें सबसे पहले स्ट्रिंग क्या है, हमारे पास 1 पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस टाइम हमारा क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। पेज फॉल्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से एस्ट्रिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा 2, तो 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, फिर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइम भी क्या हुआ, हमारा पेज फॉल्ट, क्योंकि CPU जो पेज चाहता था वो एग्जिस्ट मेन मेमोरी में नहीं करता। नेक्स्ट क्या है हमारा 3, तो 1 2 3 सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। 4 1 2 3 4 सिंपल, पेज क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 2, मेन में CPU क्या का फाइंड कर रहा है 2 तो पहले से ही एग्जिस्ट है, तो हमारा क्या हुआ, पेज हिट हुआ। पेज हिट हुआ तो राइट का टिक, 4 इस तरीके से सेम ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 1, तो 1 स्ट्रिंग वो भी पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या हुआ, हमारा पेज हिट हुआ। अब हमारा क्या है 5, अब 5 आया, 5 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या आया था 1, इसमें क्या है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले बाहर जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, अब 5 हुआ। अब 5 को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे फ्रेम्स क्या है, फुल हो चुके हैं। तो किससे रिप्लेस करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या था 1, तो 1 को रिप्लेस कर देंगे 5 से। तो 5 2 3 4, लेकिन वो पहले से ही एग्जिस्ट नहीं करता था, तो क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ, अब हम 6 पे, अब 6 भी पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तो पेज फॉल्ट हुआ। अब 6 को किससे रिप्लेस करेंगे, अब इन चारों में सबसे पहले कौन आया था 2, तो 2 को किससे रिप्लेस कर देंगे 6 से। 5 6 3 4, तो ये हमारा क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। अब क्या आया हमारा 2, अब 2 एग्जिस्ट नहीं करता। अब 5 6 3 4 में सबसे पहले कौन आया था, हमारा 3। देखो ना यहाँ क्या आया था, 3 आया, तो ये इससे किससे रिप्लेस कर देंगे 2 से। तो 4 2 6 5, ये भी क्या हुआ, हमारा पेज फॉल्ट हुआ। अब 1 को किससे रिप्लेस, अब 1 आया, 1 भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, 5 6 2 तो अभी आए, तो सबसे लास्ट में कौन आया था हमारा 4, मतलब सबसे पहले हमारा कौन आया था, क्या आया था 4, तो 4 को किससे रिप्लेस करेंगे 1 से। तो 1 2 6 5, तो क्या अब हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। अब हम जाएंगे 2 पे, 2 हमारा पहले से ही एग्जिस्ट करता है, तो हमारा ये क्या हुआ, पेज हिट हुआ। अब हमारे 3 पे जाएंगे, 3 तो हमारा नहीं है इसमें, तो किसको रिप्लेस करेंगे, इन सब में से सबसे पहले कौन आया था, 5 6 2 1 में से 5 आया, तो 5 को किससे रिप्लेस कर देंगे 3 से, और क्या हो जाएगा, ये हमारा पेज फॉल्ट। अब हमारा क्या, हमारा आया 7, अब 7 को किससे रिप्लेस करेंगे 6 से, क्योंकि इन सब में से सबसे पहले कौन आया था, हमारा 6 आया था। तो 2 1, तो इस टाइम क्या हुआ, हमारा पेज फॉल्ट हुआ। अब 6 को किससे रिप्लेस करेंगे, इन सब में सबसे पहले कौन आएगा था 2, तो 2 को रिप्लेस किससे कर देंगे 6 से, तो इस टाइम हमारा क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। अब हम किस पे आए, 3 पे, 3 हमारा पहले से ही एग्जिस्ट करता है, तो इस टाइम क्या हुआ, हमारा पेज हिट हुआ। अब 2 है, 2 हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, तो किसको रिप्लेस करेंगे, सबसे पहले इन सब में से कौन आया था, तो हमारा क्या होता है, देखेंगे 1 आया था, तो 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो इस टाइम हमारा क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 हमारा नहीं एग्जिस्ट करता, तो अब हम 1 को किससे रिप्लेस करेंगे 3 से, क्योंकि हमारा 3 क्या पहले सबसे पहले आया था इन चारों में, तो इस टाइम भी क्या हुआ, हमारा पेज फॉल्ट।
अब 2 पे क्या होगा, 2 हमारा पहले से ही एग्जिस्ट करता है तो हमारा क्या होगा, पेज हिट होगा। अब 3 क्या है, 3 हमारा एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो सबसे पहले कौन आया था इन सब में, 7 आया था। तो 7 को किससे कर देंगे, 7 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 से रिप्लेस कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट हो जाएगा। अब 6 है, 6 हमारा पहले से ही एग्जिस्ट करता है तो 2 6 3 1, तो इस टाइम क्या हो जाएगा, हमारा पेज हिट हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, जब आपके फ्रेम्स फुल हो जाए तो आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस उससे करेंगे जो सबसे पहला आया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहला आया तो उसको सबसे पहले बाहर निकालना है। अब पेज फॉल्ट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो पेज फॉल्ट कितने हमारे 14, और पेज हिट कितने 1 2 3 4 5 6, तो पेज हिट कितने 6। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपली आपको यही बताना था, ये 10 नंबर में क्वेश्चन आया था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा, फाइंड टोटल पेज फॉल्ट यूजिंग LRU, यानी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। इसमें भी स्ट्रिंग गिवन है। अब इसमें मैंने एक लाइन लिखे हुए, इन LRU वी रिप्लेस द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हम वो पेज को रिप्लेस करेंगे जो हमारा बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ है। जैसे कि हमारा फ्रेम्स जब फुल हो जाएंगे तो उस टाइम हम किसको रिप्लेस करेंगे, जो हमारा बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ है उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारी क्या है, ये हमारा 2014 15 15 16 में 10 नंबर में आ चुका है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसके भी हम इस तरीके से स्ट्रिंग्स लिख लेंगे और ये हमारा फ्रेम्स बना लेंगे कि F1 F2 F3 F4 ये हमारे क्या नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो सबसे पहले हमारे क्या आया, 1 आया, तो सिंपली 1 तो हमारा क्या पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमारा क्या हुआ, ये पेज फॉल्ट हुआ सिंपल। अब 2 क्या है, 2 भी नहीं है, तो 1 2 क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। 3 भी नहीं है तो 1 2 3 पेज फॉल्ट हुआ। 4 एग्जिस्ट नहीं करता तो 1 2 3 4 ये क्या हुआ, हमारा पेज फॉल्ट हुआ। अब यहाँ से हमें देखना है कि हमें किसको रिप्लेस करना है, जो बहुत लास्ट रिसेंटली यूज नहीं हुआ। अब हम यहाँ खड़े हैं यहाँ 5 पे, अब 5 से हम यहाँ देखेंगे सबसे लास्ट रिसेंटली यूज सबसे पहले हमने किसको किया था, तो 4 हमारा अभी हुआ है, 3 हमारा है, 2 अभी है, तो सबसे लास्ट रिसेंटली कौन सा हमारा 1, तो 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे हम 5 से, तो 5 2 3 4 यहाँ क्या, ये क्या होगा हमारा पेज फॉल्ट। अब 5 यहाँ क्या है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या हो गया, पेज हिट हो गया, तो 4 3 2 5। अब हमारा 3 क्या है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, हमारा पेज हिट हो जाएगा, तो 4 3 2 5। अब हमारा 4 भी एग्जिस्ट कर रहा है तो 4 3 2 5 ये भी अगर क्या हो जाएगा, हमारा पेज हिट हो जाएगा। लेकिन जब 1 पे आएंगे तो 1 क्या है, यहाँ ये रहा 1, तो अब हम किसको रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो 4 क्या है, 4 3 2 5 में 4 ये रहा, 3 ये रहा, 5 ये रहा, लास्ट रिसेंटली यूज बहुत टाइम से कौन नहीं हुआ, तो हमारा 2 नहीं हुआ, तो किसको रिप्लेस करेंगे हम, 2 को रिप्लेस करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 5। आप यहाँ से देख लो ना, 1 पे जैसे हम खड़े हैं तो 1 के सबसे देखो सबसे दूर कौन है, लास्ट रिसेंटली यूज कौन है, तो 1 के अभी हमने यूज किया, 4 भी अभी यूज किया है, 3 भी अभी यूज किया है, 5 भी अभी यूज किया है, लेकिन बहुत देर से 2 यूज नहीं हुआ, तो किसको रिप्लेस करेंगे, 2 को रिप्लेस करेंगे, तो 5, तो ये इस टाइम क्या होगा, हमारा पेज फॉल्ट होगा। अब हम 6 को इसी तरीके से 6 पे खड़े होकर देखेंगे तो 1 तो हमारा अभी यूज हुआ है, 4 भी हमारा अभी यूज हुआ है, 3 भी हमारा अभी यूज हुआ है, तो लास्ट रिसेंटली में हमारा सबसे कौन आएगा, सबसे लास्ट में आएगा 5, तो 5 को किससे रिप्लेस कर देंगे हम 6 से, 6 1 3 4 और हमारा 6 पे क्या हो जाएगा, हमारा पेज फॉल्ट। अब इसी तरीके से 7 पे आप यहाँ खड़े हो, 7 पे खड़े होकर देखो कि लास्ट रिसेंटली यूज कौन सा है, 6 अभी यूज हुआ है, 1 अभी यूज हुआ है, 4 अभी यूज हुआ है, तो कौन सा लास्ट रिसेंटली यूज है, 3, तो 3 को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, 3 को रिप्लेस कर देंगे हम 7 से, और हमारा क्या होगा, ये पेज फॉल्ट होगा। अब 8 पे बात करेंगे तो 8 पे खड़े होके देखेंगे कि 7 तो हमारा अभी यूज हुआ है, 6 भी अभी यूज हुआ है, 1 भी अभी यूज हुआ है, यानी बहुत टाइम से हमारा कौन यूज नहीं हुआ, हमारा 4 यूज नहीं हुआ है, तो 4 को किससे रिप्लेस कर देंगे हम 8 से, तो 8 7 1 6, तो इस टाइम हमारा क्या हो जाएगा, पेज हिट हो जाएगा। अब 7 हमारा पहले से एग्जिस्ट करता है, पेज फॉल्ट, पेज सॉरी ये क्या होगा हमारा, ये पेज फॉल्ट होगा, ये क्या होगा हमारा पेज हिट। 8 भी हमारा पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा, पेज हिट। अब 9 को देखेंगे, अब 9 पे खड़े होकर देखेंगे कि 9 पे 8 ये रहा, 7 ये रहा, 6 ये रहा, 1 यानी 1 को रिप्लेस करेंगे, तो 9 पे हम किसको रिप्लेस कर देंगे, 1 को रिप्लेस कर देंगे, तो 9 6 7 8 यहाँ तो सेम ही आएगा, यहाँ आप सेम लिख लें। अब 7 हमारा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, पेज हिट हो गया। 8 हमारा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, पेज हिट हो गया। 9 हमारा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, पेज हिट हो गया, लेकिन 5 हमारा नहीं कर रहा, तो 5 पे क्या होगा, हमारा पेज फॉल्ट होगा। तो 5 पे कहाँ है, 5 पे हम यहाँ खड़े हैं, हमारे पास क्या है, इसको ऐसे लिख देंगे 8 7 9 6 8 7 9 6
ये क्या होगा हमारा 8 7 9 6 और यहाँ हमारा 5 पे क्या होगा। अब हम 5 पे हम देखेंगे हमारा क्या होगा। 7 8 पे ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पेज हिट हुआ है ना, क्योंकि ये तो हमारे पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम 5 पे देखेंगे, 5 पे खड़े होके 9 हमारा ये रहा, 5 पे हमारा 9 हमारा ये रहा, 7 हमारा ये रहा, 8 हमारा ये रहा। तो बहुत टाइम से क्या हुआ है, लास्ट रिसेंटली यूज हमारा क्या 5 6 है, तो 6 को किससे रिप्लेस कर देंगे 5 से। तो 5 9 7 8 सिंपल। अब 4 हमारा नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो पेज फॉल्ट। अब 4 को देख लो, ये हमारा 5 ये रहा, अब हम किसको रिप्लेस करेंगे 4 से, किसको रिप्लेस करेंगे 7 से, क्योंकि 7 हमारा लास्ट रिसेंटली यूज्ड है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। 5 के लिए हमारा क्या होगा, 5 हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। 8 4 9 5 सेम ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे भी 8 4 9 5 सेम ऐसे लिखा जाएगा। अब हमारा क्या है, हमारा 2 है, 2 पे खड़े होकर हम देखेंगे कि 4 हमारा ये रहा, 5 हमारा ये रहा, और उसके बाद हमें क्या 9 हमारा ये रहा, तो लास्ट रिसेंटली यूज क्या है हमारा 8, तो 8 को किससे रिप्लेस कर देंगे 2 से। तो हमारे इसमें नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए, हमारे 13 हुए। तो सिंपली इसमें हमें क्या लास्ट रिसेंटली यूज में हमें ये देखना था कि जब भी हमें रिप्लेस की बारी आएगी तो हम उस पर खड़े होकर उसमें देखेंगे कि हमारा लास्ट रिसेंटली यूज यानी हमने सबसे पहले किसको यूज किया था, यानी उससे सबसे दूर कौन है। इस तरीके से आप समझ भी सकते हैं कि जैसे हम 5 पे आए तो 5 से हमने ये देखा कि सबसे दूर कौन है 1, तो 1 को हमने रिप्लेस कर दिया। तो इसी तरीके से आपको करना था इसलिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा 82 20 21 और 21 22 में 10 नंबर में पूछा गया था। ये भी हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से, लेकिन ये किससे पूछा गया था, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से हमारा पूछा गया था। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आपको बताने थे, गिवन स्ट्रिंग थी, तो गिवन स्ट्रिंग हमारी ये है। अब हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो हम इसमें किस तरीके से करते हैं, हियर वी रिप्लेस द पेज फॉर विच टाइम टू नेक्स्ट रेफरेंस इज लॉन्गेस्ट। यानी हम फ्यूचर में देखते हैं कि हमारा जैसे हम 4 पे खड़े हैं तो 4 से हम देखेंगे कि हमें जो हमारे पास स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग है तो हमें किस ऐसा कौन सा पेज है जिसके हमें बहुत लास्ट में जरूरत पड़ेगी, जिसकी डिमांड बहुत लेट होगी, तो उसको हम क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। अब हम इसमें हमने 4 फ्रेम्स उसी तरीके से हमने स्ट्रिंग ऊपर लिख लिया है। अब हमें भी इसमें इसी तरीके से क्या करना है, इन्हें इम्प्लीमेंटेशन करना है। सबसे पहले क्या हमारा 7 है, 7 सीपीयू ने मांगा लेकिन वो था नहीं, तो इस टाइम क्या हुआ पेज फॉल्ट हुआ। इसी तरीके से 0 पेज फॉल्ट, 1 पेज फॉल्ट, 2 पेज फॉल्ट। अब 0 आया, 0 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हुआ हमारा पेज हिट हुआ। अब हमारा है 3, अब 3 से पहले आप देखो 0 0 पे ही हम देखेंगे कि हमें किसको क्या करना है रिप्लेस करना है। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर में हमें सबसे लास्ट में किसकी जरूरत पड़ेगी, 7 0 1 2 में हम किसको रिप्लेस करें। तो 7 3 पे देखेंगे 7 0 1 2, 0 यहाँ है, फिर 2 भी यहाँ है, 1 भी यहाँ है, तो सबसे लास्ट में हमें किसकी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी 7 को। तो हमने किसको रिप्लेस कर दिया 7 को रिप्लेस कर दिया 3 से। उस टाइम क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट हुआ। फिर हमें क्या है 0 0 पहले से एग्जिस्ट करा पेज हिट। इसी तरीके से अब हमारा नेक्स्ट क्या है 4। अब 4 पे हम खड़े होकर देखेंगे कि हमारा क्या है 2 1 0 3 में से हमसे सबसे फ्यूचर में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी। तो 2 ये रहा, 3 ये रहा, 0 ये रहा, तो हमें किसको रिप्लेस करना है 1 को, क्योंकि 1 की हमें बहुत लास्ट में जरूरत पड़ेगी। तो 1 को रिप्लेस कर दिया हमने 4 से। तो इस टाइम हमारा क्या हुआ पेज फॉल्ट हुआ। अब 2 2 हमारा पहले से एग्जिस्ट करा पेज हिट, 3 पहले से एग्जिस्ट करा पेज हिट, 0 पेज हिट, 3 हमारा पेज हिट, 2 क्या है हमारा पेज हिट। लेकिन जब हम 2 पे आएंगे, ये वाले 2 पे आएंगे 2 1 0 2, ये वाले 2 पे जब हम आएंगे तो इस टाइम हमारा नेक्स्ट क्या होगा हमारा 1, जिसके लिए हमें 1 प्रेजेंट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा कि हमें लास्ट में सबसे फ्यूचर में किसकी जरूरत पड़ेगी। तो किसकी में से देखना है 2 4 0 3 में से। यहाँ 2 पे खड़े हैं तो 2 ये रहा, 4 3 0 किया, 4 और 3 में से तो हमें फ्यूचर में कोई भी नहीं चाहिए 4 और 3 में, तो किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो आप। 4 को भी रिप्लेस कर सकते हो, 3 को भी रिप्लेस कर सकते हो। तो मैंने 4 को किससे रिप्लेस कर दिया 1 से। आप 3 को भी कर सकते हैं। तो इस टाइम क्या हुआ पेज फॉल्ट 2 1 0 3। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है 2 2 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो पेज हिट, 0 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है पेज हिट, 1 क्या है पहले से एग्जिस्ट कर रहा है पेज हिट। अब क्या है हमारा 7 7 तो हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब 7 से हमें देखना है कि हमारा क्या है 7 से सिर्फ हमें किसकी जरूरत पड़ेगी 0 की जरूरत पड़ेगी। तो 0 को छोड़ के हम किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने किसको रिप्लेस कर दिया 3 से रिप्लेस कर दिया 7 को। आप किसी और से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ पेज फॉल्ट हुआ। फिर 0 0 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो पेज हिट। अब हमारा 1 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो पेज हिट। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 8 हो गए, नंबर ऑफ पेज हिट कितने हो गए हमारे 12 हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया था ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जहाँ पे भी रिप्लेस करने की बात है आप वहां से देखेंगे हमें फ्यूचर में सबसे लास्ट में कौन से पेज की जरूरत पड़ेगी, आप उसको रिप्लेस कर दे सिंपल।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा 22 में पूछा जा चुका है। कंसिडर द गिवन स्नैपशॉट ऑफ द, वही हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम है। तो इसमें हमें जैसे आपको डेटा देख के पता चल रहा होगा कि हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम से क्वेश्चन है। तो इसमें हमें रिसोर्सेज गिवन है, ए बी सी प्रोसेसेस है, P1 P0 P1 P2 P3 P4, यानी 5 प्रोसेसेस हमें गिवन है। उनकी एलोकेशन, मैक्सिमम और अवेलेबिलिटी इसमें हमें गिवन है। तो इसमें हमें 3 चीजें पूछी थी। एक पॉइंट में हमें क्या पूछी थी, 3 चीजें पूछी थी कि नीड मैट्रिक्स बताना, आपको सेफ्टी एल्गोरिथम बताना और आपको क्या बताना है, करंट सिस्टम हमारा सेफ है या नहीं है। ये तो दोनों पॉइंट हम कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। हमारा जो इसमें थर्ड पॉइंट है, ये हमारा क्या एडिशनल पॉइंट। इसने क्या बोला था, इफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोसेस P1 अराइज फ्रॉम, प्रोसेस का अराइव हम किससे जो हमारा प्रोसेस P1 है उसका अराइव क्या कर दे, 110 कर दे, तो क्या हम उसकी रिक्वेस्ट को इमीडिएटली ग्रांट करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले नीड मैट्रिक्स, नीड मैट्रिक्स क्या होता है, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। सिंपल ये मैं आपको करा चुकी हूँ। तो मैक्सिमम माइनस एलोकेशन से आपकी नीड मैट्रिक्स ये आएगी, एक बार आप खुद से करके देख ले। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना था कि हमारा वो सेफ है, एल्गोरिथम है या नहीं है। तो उसके लिए हमें सब प्रोसेसेस को देखना था। P0 पे हमने चेक करा कि नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबिलिटी है। अब आप यहाँ देखोगे हमें 3 चाहिए, नीड हमें 3 के, लेकिन अवेलेबल 2 है। तो ये तो है ही फॉल्स हो गया, यानी ये फॉल्स है, यानी P0 हमारा क्या सेफ स्टेट में नहीं है। इसी तरीके से आप सबको चेक करेंगे। तो ये जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है, ये हमारे किस में आएगा, अनसेफ स्टेट में आएगा। ये मैंने आपको सिंपल करके दिखा दिया। मैं आपको ये इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चन में सेम बिल्कुल कर चुके हैं। जो हमारा एडिशनल पार्ट है वो हमारा क्या है, ये थर्ड पार्ट, जिसने हमें क्या बोला था कि अराइवल हम किसको कर दें, P1 का 110 कर दें, यानी उसकी रिसोर्स की एलोकेशन A B C की क्या कर दें, 110 कर दें। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या होता है कि रिक्वेस्ट ऑफ P1 लेस देन इक्वल होनी चाहिए नीड ऑफ P1 के। अगर ऐसा है तो ही हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। तो रिक्वेस्ट कितनी है, उसने कितना बोला हमारा 110, और उसकी नीड कितनी है। अब जैसे आपने नीड मैट्रिक्स निकाली होगी तो उसकी नीड कितनी है, P1 की नीड कितनी है, 110। तो 110 ही उसकी क्या है, नीड है। तो लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि रिक्वेस्ट ऑफ P1, रिक्वेस्ट ऑफ P1 में वही आएगा जो हमारा ये डेटा है, ठीक है, 110 और लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। अब अवेलेबल रिसोर्सेज हमें कैसे पता चलेंगी, अवेलेबल रिसोर्सेज हमें गिवन क्वेश्चन में होती हैं कि अवेलेबल रिसोर्सेज P1 की कितनी है, 212। तो वो कितनी है, सॉरी 212 नहीं 210, इसमें 210। तो अवेलेबल कितने हमें 210। तो अब हम देखेंगे 210 अवेलेबल है और रिक्वेस्ट कितनी है 110। तो हमारा लेस देन है वो इक्वल टू है, मतलब रिक्वेस्ट ऑफ P1 लेस देन है अवेलेबल से। तो ये कंडीशन में भी हमारी ट्रू हो गई। अगर ये 2 कंडीशन हमारी ट्रू होती तभी हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे। सिंपल आपको क्या करना है, पहले देखते हैं रिक्वेस्ट ऑफ P1 लेस देन इक्वल होनी चाहिए नीड ऑफ P1 से। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट ऑफ P1 लेस देन होनी चाहिए अवेलेबल से। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी हम क्या बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, हमें क्या बनाना है, एक इस तरीके से चार्ट बनाना है जिसमें हमें एलोकेशन लिखने से P1 को छोड़ देना है, क्योंकि हमें क्या चेंजेस किस में आए, हमारे P1 में ही आए हैं। तो हम क्या करेंगे, P1 को छोड़ देंगे और सब डेटा इस तरीके से लिखेंगे। पहला ब्लॉक जो बनेगा वो एलोकेशन के लिए बनेगा, दूसरा जो बनेगा वो हमारे किसके लिए बनेगा, नीड के लिए बनेगा, थर्ड क्या बनेगा, अवेलेबिलिटी के लिए बनेगा। इसमें 3 चेंजेस आएंगे, अवेलेबिलिटी, एलोकेशन और नीड को लेके। तो आप P1 की एलोकेशन छोड़ दें, P1 की नीड छोड़ दें और अवेलेबिलिटी भी छोड़ दें। तो अब हम किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले हम अवेलेबल रिसोर्सेज निकालते हैं कि हमारी अवेलेबल रिसोर्सेज कितनी है। अब अवेलेबल रिसोर्सेज हमारी पहले कितनी थी, पहले जैसे हम क्वेश्चन में जाएंगे तो अवेलेबल रिसोर्सेज हमारी कितनी थी, 210। पहले हम वो लिखेंगे कि हमारी पहले अवेलेबल कितनी थी, 210, और अब अवेलेबल कितनी है, 110। तो 210 में से माइनस करेंगे 110, किस तरीके से करेंगे, 2 - 1 1 1 - 1 0 0 - 1 0। तो न्यू अवेलेबिलिटी कितनी आ गई हमारी, 100। एलोकेशन किस तरीके से निकालेंगे, एलोकेशन जो हमारी पहले थी प्लस रिक्वेस्ट एलोकेशन। एलोकेशन पहले कितनी थी, P1 की 212 प्लस 110, अब कितनी है 110। तो 2 + 1 3, 1 + 1 2, 2 + 1 0। तो ये हमारे क्या की एलोकेशन, एलोकेशन को चेंज करके हम क्या कर देंगे 3 2 2। अब नीड किस तरीके से निकालेंगे, नीड ऑफ P1 माइनस रिक्वेस्ट ऑफ P1 की नीड कितनी थी हमारी पहले P1 की 110, उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या है 110। तो माइनस करेंगे 1 - 1 0 1 - 1 0 0 - 0 0। तो ये हमारी क्या हुआ, ये हमारी न्यू अपडेटेड चार्ट बन गया। अब इसको हम चेक करेंगे हर प्रोसेस पे, जिस तरीके से हम चेक करते हैं वही सेफ्टी एल्गोरिथम का यूज करके हम देखेंगे कि यह हमारा प्रोसेस सेफ है या नहीं है। तो सिंपल आपको यही चेक करना है, नीड जो है वो हमारी लेस देन इक्वल होनी चाहिए अवेलेबिलिटी से।
अब आप सेम एल्गोरिथम का यूज करके, सेम प्रोसेस का यूज करके P1 P0 P1 P2 P3 P4 के लिए निकालेंगे और लास्ट में आपको पता चलेगा कि जो हमारा P1 है हम उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सिस्टम क्या अनसेफ स्टेट में है, तो इसलिए हम जो उसकी रिक्वेस्ट है वो इमीडिएट ग्रांट नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ किस तरीके से करना है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इसमें 3 पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड था। जो थर्ड पार्ट था वो थोड़ा एडिशनल था, उसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या क्या हमें बताना है। उसके लिए आपको 2 कंडीशन ये याद रखनी पड़ेगी। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपको तभी, अगर पहली कंडीशन जैसे आपने किया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपको नेक्स्ट कंडीशन पे जाना ही नहीं है, आपको यही बता देना है कि हम उसकी रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा APTU 2022-23 में 10 नंबर में पूछा गया था। क्या था? एक्सप्लेन द टर्म हीट रेशियो एंड मिस रेशियो। हीट रेशियो क्या होता है, मिस रेशियो क्या होता है? बेसिकली जो हमारा कैशे होता है, इफ द रिक्वेस्ट जो हम उसे अल्फाबेट चाहिए, उसे कोई भी कैशे को चाहिए, वो फाउंड हो जाता है हमारा कैशे में। अब हमारा जो हीट रेशियो और मिस रेशियो क्या होता है? जो हिट रेशियो होता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट वर्ड है, अगर वो हमारा फाउंड हो जाता है कैशे में, तो वो उस टाइम हम बोलेंगे कैशे हिट है, यानी जो हम फाउंड कर रहे हैं वो हमें मिल गया, तो उस टाइम क्या होगा? हिट रेशियो। लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं है, वो हमारा अल्फाबेट या वो हमारा वर्ड फाउंड नहीं हुआ हमें कैशे में, तो उस टाइम क्या होगा? हमारा मिस होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना था, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, थ्योरी है। अब इसमें क्या था? ऑन द सिंपल पेज सिस्टम एसोसिएटिव रजिस्टर होल्ड द मोस्ट एक्टिव पेज एंटायर्स एंड द फुल पेज टेबल इज स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। उन्होंने क्या बोला? जो भी हमारे पेजेस हमारे स्टोर्ड है वो किस में स्टोर्ड है? हमारी मेन मेमोरी में स्टोर्ड है। इफ द रेफरेंस सेटिस्फाई बाय एसोसिएटिव रजिस्टर टेक 100 NS, यानी जो हमारा रेफरेंस है एसोसिएटिव रजिस्टर का वो कितने लेगा? 100 जो टाइम लेगा वो कितना? 100 नैनोसेकेंड। एंड रेफरेंस थ्रू मेन मेमोरी, अगर हम मेन मेमोरी से वही रेफरेंस कराएंगे तो वो टेबल टेक 180 नैनोसेकेंड। व्हाट मस्ट बी द हिट रेशियो टू बी अचीव एन इफेक्टिव एक्सेस टाइम ऑफ 120 नैनोसेकेंड। तो हमारे क्या बोला कि हमें क्या बताना है इसमें? आपको हिट रेशियो बताना है। आपको गिवन क्या क्या है? आपको गिवन है आपको एक्सेस डेटा टाइम, एक्सेस डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी की एक्सेस करने में उसे एसोसिएटिव रजिस्टर से कितना टाइम लग रहा है? 100 NS। वही अगर वो क्या कर रहा है? टाइम एक्सेस कर रहा है डेटा किससे? मेन मेमोरी से, तो उसे कितना टाइम लग रहा है? 180। लेकिन और वो उसका जो डिजायर्ड इफेक्टिव एक्सेस टाइम है वो कितना है? 125 नैनोसेकेंड। आपको क्या बताना है? आपको हिट रेशियो बताना है। तो हम गिवन प्रॉब्लम लिख लेंगे कि जो जो चीजें हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है? टाइम फॉर एक्सेस डेटा फ्रॉम एसोसिएटिव रजिस्टर, कि उसको कितना टाइम लगेगा डेटा को एक्सेस करने में, किससे एक्सेस करने में? एसोसिएटिव रजिस्टर से, तो कितना टाइम लगेगा? 100 NS। और टाइम फॉर एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी, और उसको कितना टाइम लगेगा डेटा को एक्सेस करने में मेन मेमोरी से? 180। और डिजायर्ड इफेक्टिव एक्सेस टाइम कितना उसका? 125 NS, जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में। सिंपल बताया गया कि ये क्या 125 NS क्या आपका इफेक्टिव एक्सेस टाइम सिंपली आपको गिवन है। तो आपको क्या बताना है? हिट रेशियो बताना है। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम के बेस पे हमारे फॉर्मूला होता है, वी नीड टू फाइंड द हिट रेशियो। जो हमारा फॉर्मूला होता है इफेक्टिव एक्सेस टाइम इक्वल टू H हिट रेशियो इंटू एक्सेस टाइम ऑन हिट, की हिट करने में हमें कितना टाइम लगा, प्लस 1 माइनस H इंटू एक्सेस टाइम ऑफ मिस, की हिट करने में कितना टाइम लगा और मिस करने में हमें कितना टाइम लगा। अब हिट करने में कितना टाइम लगेगा, मिस करने में कितना टाइम लगेगा, अब हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें तो कितना गिवन है कि एक्सेस डेटा फ्रॉम एसोसिएटिव मेमोरी 100 NS, और क्या गिवन है कि उसे मेन मेमोरी में कितना टाइम लगेगा? 180 NS। तो जो हमारा एक्सेस टाइम ऑन हिट है वो हमारा क्या है? जो हमें टाइम लगेगा एसोसिएटिव रजिस्टर से डेटा को एक्सेस करने में, वो हमारा क्या होगा? एक्सेस टाइम ऑन हिट। और जो हमें टाइम लगेगा डेटा को एक्सेस करने में मेन मेमोरी से, वो हमारा क्या होगा? एक्सेस टाइम ऑन मिस। तो सिंपल हम वैल्यूज रखेंगे 125 इक्वल टू H इंटू 100 प्लस 1 माइनस H इंटू 180। तो 125 100H प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 180 180 माइनस 180H। तो H को एक साइड ले आएंगे तो 80H इक्वल टू 180 माइनस 125। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6875 हमारा क्या आएगा? हिट रेशियो आएगा, या हम बोल सकते हैं 68.75 हमारा क्या आएगा? हिट रेशियो आएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा देखने में, लेकिन सिर्फ आपको इसमें फॉर्मूला पुट करना था, वैल्यूज पुट करने थे, सिंपल आंसर निकालना था। सिर्फ आपको इसमें थोड़ा बहुत क्या देखना, आपको ये नहीं देखना कि इतना बड़ा क्वेश्चन आया तो पता नहीं क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और कुछ नहीं। आई होप आपको समझ आया होगा।
डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ लिया कि हमारे पास कौन कौन से एल्गोरिथम्स होते हैं। अब उनके ऊपर क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं AKTU 11 12, AKTU 2011 12, 12 13, 13 14, 14 15, 15 16, 21 22, 18 19, 17 18, हर साल 10 नंबर में ये तो क्वेश्चन फिक्स्ड है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से करें। तो हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारी एल्गोरिथम थी वो क्या थी, FCFS, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा हम उसको सर्व कर देंगे। मोस्ट फेयर वे ऑफ शेड्यूलिंग बट नॉट फास्ट है। ये बहुत फेयर वे है कि जो पहले आएगा हम उसको पहले देंगे, लेकिन ये क्या बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट है हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो बोलेगा कि स्टूडेंट 2 बोलेगा मैम मैं पहले आया हूँ, वो बोलेगा मैं, तो थोड़ा कभी कभी क्या होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको बोल नहीं सकते कि बहुत ज्यादा फास्ट है। अब इसमें हमें क्या गिवन होता है, इसमें हमें क्यू गिवन होती है, प्रायोरिटी क्यू गिवन होती है, जिसके अंदर 98 183 37 122 14 124 65 67 ये सब हमारे पास जो है रिक्वेस्टेस हैं। आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास रिक्वेस्ट है, हमें इनको शेड्यूल करना है कि कौन सी रिक्वेस्ट को हम पहले एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारे पास हेड होता है, हेड यानी स्टार्टिंग पॉइंट। अब बहुत सारी रिक्वेस्ट, आपके पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा, आप कहीं से तो स्टार्ट करेंगे। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, हेड गिवन होता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 53 से। और इसमें हमें एक रेंज भी गिवन होती है कि हमारे जो वो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 200 तक या 0 से 199 तक। तो हमें सबसे पहले क्या क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें हमें इनिशियली क्या लिखना है 0 और यहाँ क्या लिखना है 199। ये आपको गिवन होगा, इस क्वेश्चन में भी गिवन था। ठीक है, अब आपको क्या पता है हेड क्या है 53, यानी 53 यहाँ कहीं होगा। तो 53 से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके, 53 पे हम आ गए। अब 53 से कहाँ जाएं, 53 से सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहला आया उसको हम पहले देंगे। पहले कौन आया 98, तो सबसे पहले हम किसको देंगे 98 को। 98 आया। अब 53 के राइट साइड होगा लेफ्ट साइड होगा, ऑब्वियसली राइट साइड होगा, तो ये क्या हुआ हमारा 90। अब 98 के बाद हम कहाँ जाएंगे 183, 180 इसके लेफ्ट होगा राइट होगा, कहीं आगे ही होगा। तो यहाँ हमने क्या मान लिया कि यहाँ क्या है 183। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 183। 183 के बाद क्या है 37, 37 इसके राइट में होगा लेफ्ट में होगा, ऑब्वियसली लेफ्ट में होगा। तो हम यहाँ कहीं हमने मान लिया कि यहाँ क्या है हमारा 37। ठीक है, ये क्या है हमारा 37। देन 122, 122 इसके लेफ्ट में होगा राइट में होगा, कहीं यहाँ जाके 120 होगा। 183 से पहले 98 के आगे, तो यहाँ क्या हमने माना कि यहाँ क्या है हमारा 122। देन 122 के बाद कौन आया हमारा 14, तो 14 हमारा लेफ्ट में होगा राइट में होगा, ऑब्वियसली लेफ्ट में होगा। तो मैंने मान लिया कि 14 का होगा यहाँ होगा कहीं कि 14 की 37 के भी बाद कहीं 14 आता है। तो यहाँ मेरा क्या है 14। देन 124, 120 के 122 के कहीं पास होगा, तो मैंने मान लिया यहाँ हमारा क्या है 124। तो यहाँ से हम 14 से कहाँ गए 124 पर। फिर 124 के बाद क्या है 65, तो 65 कहाँ होगा हमारा 53 के कुछ आगे, यानी यहीं का ही होगा। तो यहाँ हमने कहाँ मान लिया कि यहाँ क्या है हमारा 65। देन 67, 65 के पास ही हमारा क्या हो, फिर 65 की कहीं हमारा पास होगा क्या होगा 67। तो ये क्या हो गया हमारा 67। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा एक तरीके से चार्ट बन गया जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी शेड्यूलिंग बता सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हेड मूवमेंट पूछा जाता है कि हेड मूवमेंट कितना है। तो हेड मूवमेंट किस आई होप आपको समझ आ गई कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। सिंपली हेड जो है हेड से स्टार्ट करना है, फिर आपको सिर्फ देखते जाना जो जो है उसको उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते जाना, और ये देखते जाना कि इसके राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। ठीक है, आगे होगा कि हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब हमारा हेड मूवमेंट पूछेगा, तो हेड मूवमेंट हमें किस तरीके से निकालना है। तो हमारा जो पहला देखेंगे, पहला हमारे कहाँ से कहाँ तक है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुछ पाथ है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट में से पहले पॉइंट को माइनस करके 98 माइनस 53 प्लस 189 माइनस 98, इस तरीके से। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जिस तरीके से मैंने निकाला है, थोड़ा कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी कि पहला हमारा पूरा पाथ ये है, तो 183 में से माइनस कर देंगे 53, 183 माइनस 53, फिर प्लस, फिर 183 से हम कहाँ जा रहे हैं 37, फिर 183 माइनस 37 प्लस, फिर 122 माइनस 37। अब कोई ये नहीं कर देगा कि 37 माइनस 122, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। फिर इसको इसमें से माइनस कर देंगे, फिर 122 माइनस 14, फिर 122 माइनस 14, फिर 124 माइनस 14, फिर 124 माइनस 65, फिर 67 माइनस 65। इन सबको अब जब हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 640। तो हेड मोमेंट हमारा आएगा 640। अगर कोई भी हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग से
क्वेश्चन आंसर। तो आपको सिंपल इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इनिशियल 0 से 199 तक लेके जाना जो भी आपको गिवन होगा। फिर हमें क्या करना है, एक हेड गिवन होता है। हेड हमारा क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से हमें स्टार्ट करना होता है। फिर वहां से जो भी हमारी क्यू में पहला डेटा होगा हम उसको लेते जाएंगे और उसको मैप करते जाएंगे। लास्ट में हेड मूवमेंट निकालने के लिए यहाँ से जो हमारे पाथ होंगे उसमें से हम बड़े वाले से छोटे को माइनस कर देंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए, जब आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर हमारा होगा SSTF। अब हमें SSTF हमारा था क्या, शॉर्टेस्ट सी टाइम फर्स्ट, यानी जिसका हमारा सबसे शॉर्टेस्ट अब हमारी डिस्टेंस है, जिसकी डिस्टेंस सबसे छोटी होगी हम वहां पहले जाएंगे। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है सेलेक्ट रिक्वेस्ट विद लीस्ट सीक टाइम फ्रॉम करंट हेड पोजीशन। करंट हेड पोजीशन से जिसका टाइमिंग सबसे कम है हम उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम ही क्वेश्चन है, क्यू और हेड है। यही क्वेश्चन आपका करने के लिए आया था कि आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व SSTF से करना है, ठीक है। अब हमारा हेड क्या है, वही हमारा हेड क्या है 53। अब 53 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, पहले आप देखो कहाँ कहाँ जा सकते हो। आप 53 से 65 भी जा सकते हो और 37 भी जा सकते हो। अब इन दोनों में से पास देखो कौन, हम इसमें ये नहीं देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू 14 है, नहीं, हम इसे देखेंगे 53 से सबसे कम डिस्टेंस पे कौन है। 65 में से आप 53 को माइनस करके देखो, फिर 53 में से 37 को माइनस करके देखो, जो शॉर्टेस्ट आएगा हम उसकी तरफ जाएंगे। तो शॉर्टेस्ट हमारा क्या आएगा 65। तो हम 53 से कहाँ जाएंगे, 53 से कहाँ गए हम 65 तक। अब 65 पे आ गए, 65 से हम देखेंगे कौन कौन सी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। 65 से सारी रिक्वेस्ट को, कोई सी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन 65 से सबसे कम डिस्टेंस पे कौन है, 65 से कम डिस्टेंस पे कौन है सबसे 67। तो हम क्या लेंगे फिर इसके बाद 67। अब 67 के बाद देखेंगे हमारे पास 98 आएगा सीधा। 98 सबसे इधर राइट साइड देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 98, लेफ्ट साइड देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 37। अब देखो इसमें से शॉर्टेस्ट पाथ किसका पड़ेगा, शॉर्टेस्ट टाइम हमें किस में लगेगा 37 में पहुंचने में। तो 67 से हम कहाँ जाएंगे 37। फिर 37 से आपको टाइम 98 पे ज्यादा लगेगा या 14 पे, 98 पे कम लगेगा या 14 पे, तो 14 पे ऑब्वियसली तो हम कहाँ जाएंगे यहाँ से फिर 14 जाएंगे। फिर 14 से सबसे कम हमें कहाँ लगेगा 98 पे, फिर 98 से 122, फिर 128 से 120, फिर 124 से 183। आई होप आपको समझ आ गया। सिर्फ आपको ये देखना है जो हेड है, हेड से हमारी सबसे कम मिनिमम डिस्टेंस पे कौन है, उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करते जाना है और ये हमारा चार्ट बन जाएगा। उसके बाद आपको हेड मूवमेंट, सेम हेड मूवमेंट आपको क्या करना है, सिंपल 67 में से 53 को माइनस करना है, प्लस 67 में से 14 को माइनस करना है। एक ये है ना 67 में से 14 को माइनस करना है, फिर 183 में से 14 को माइनस करना है। ये मैंने नीचे सॉल्व कर दे, इसका आंसर क्या आएगा 236। एक बार आप खुद करके देखें तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारी स्कैन शेड्यूलिंग है क्या, स्कैन शेड्यूलिंग में बताते हैं कि हमें हेड से किसकी तरफ मूव करना है, स्टार्टिंग की तरफ मूव करना है या एंडिंग की तरफ मूव करना है, या आप ये समझ लीजिए कि हमें लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ मूव करना है या स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ मूव करना है। तो इसने क्या किया, स्टार्टिंग की तरफ मूव करना है, यानी आपको 0 की तरफ मूव करना है। तो सबसे पहले हमारी जो हेड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ 53। फिर 53 से जब हम लेफ्ट जाएंगे तो सबसे पहले हमारी कौन सी रिक्वेस्ट आएगी 37, तो 37 को एक्सेप्ट कर लेंगे। देन कौन सी आएगी 14, फिर 14 को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर कहाँ जाएंगे, हम इसमें 0 तक जाते हैं। आप याद रखिए जहां भी ये बताएगा कि आपको टूवर्ड्स, अगर आपको स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाना है तो टूवर्ड्स 0 तक जाएंगे, लार्जेस्ट की जाएगा तो 199 तक जाएंगे। तो इसने क्या बोला है, स्टार्टिंग की तरफ जाना है, टूवर्ड्स स्मॉल वैल्यू की तरफ जाना है। तो स्मॉल वैल्यू हमारी इधर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड लास्ट तक जाएंगे 0 तक। फिर 0 से हम कहाँ जाएंगे, 0 के बाद हमारी कौन सी रिक्वेस्ट आएगी राइट साइड में 65, फिर 67, फिर 98, फिर 122, फिर 124, फिर 183। स्कैन शेड्यूलिंग में आपको सिर्फ ये करना है कि अगर वो राइट साइड बोलेगा कि आपको टूवर्ड्स स्मॉलर वैल्यू जानी है तो स्मॉल तक जाएंगे यानी 0 तक जाएंगे, लार्जेस्ट बोलेगा तो लास्ट तक जाएंगे। हेड मूवमेंट निकालेंगे, हेड मूवमेंट सिंपल 53 माइनस 0 प्लस 183 माइनस 0, 236 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। स्कैन शेड्यूलिंग है वो क्या है, सी स्कैन यानी सर्कुलर स्कैन। सर्कुलर स्कैन में है क्या, द डिस्क एंड इंस्टेड ऑफ रिवर्सिंग इस डायरेक्शन गोज टू द अदर एंड। ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता, ये क्या करता है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाता है और बीच में कोई भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से ये इसका क्या जो आर्म का मूव होता है वो कि एक सर्कुलर फैशन में होता है। तो उसमें हम बोलते हैं सी स्कैन। सी स्कैन में भी हमें बताया जाता है कि टूवर्ड्स हमें लार्ज वैल्यू की तरफ जाना है या टूवर्ड्स हमें स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाना है। अब जैसे आप इसका एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि सी स्कैन में हम किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को
सॉल्व करते हैं। जिसमें हमारी क्यू गिवन है, वही हेड गिवन है। अब इसने क्या बताया, टूवर्ड्स लार्ज वैल्यू, यानी हमें किसकी तरफ जाना है, लेफ्ट या राइट, राइट की तरफ, क्योंकि इसने क्या बोला, हमें लार्ज वैल्यू की तरफ मूव करना है। हेड क्या है 53, तो 53 से स्टार्ट करेंगे, तो 53 से हमारी कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, देन 65, सबसे पहले कौन सा है 65, फिर 67, फिर 90, फिर 122, फिर 125, फिर 183, फिर कहाँ तक जाएंगे 199 तक जाइए, क्योंकि इसने क्या बोला टूवर्ड्स लार्ज वैल्यू, यानी जो हमारी लास्ट लार्ज वैल्यू वहां तक जाएंगे। ठीक है, देन लार्ज वैल्यू के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या बोला, इसका सर्कुलर फैशन होता है। सर्कुलर फैशन यानी जब वो लास्ट अपनी एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, जब उसे पता चल जाता है कि ये सबसे लार्ज वैल्यू है, देन वो कहाँ जाएगा, एकदम मूव करेगा स्टार्टिंग वैल्यू पे, स्टार्टिंग की तरफ मूव करेगा। और जब वो स्टार्टिंग की तरफ मूव करेगा तो उसके बीच में जो भी रिक्वेस्ट आएगी, किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे वो 199 पे स्टार्टिंग में कहाँ पहुंचे, एकदम जीरो पे पहुंच गया, फिर जीरो से स्टार्ट करेगा, फिर जीरो से कौन सी रिक्वेस्ट आएगी हमारी 14, देन कौन सी आएगी हमारी 37। आगे पे आपको समझ आ होगा, बिल्कुल इजी है। बस आपको रिक्वेस्ट बताएगा कि लार्ज वैल्यू की तरफ जाना है, स्मॉल वैल्यू की तरफ, उसकी तरफ आप जाएंगे। और फिर अगर लार्ज वैल्यू से फिर कहाँ जाएंगे, एकदम आप स्टार्टिंग पॉइंट पर जाएंगे। अगर ये टूवर्ड्स स्मॉलर वैल्यू बोलता है तो स्मॉलर वैल्यू जीरो पे आते, फिर जीरो से आप कहाँ जाते, 199 जाते। जैसे आपने 199 से जीरो गए, इसी तरीके से जीरो से 199 जाते, फिर 199 से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते। ठीक है, जब भी वो अपने लार्जेस्ट वैल्यू पे पहुंच जाए या स्मॉलेस्ट वैल्यू पे पहुंच जाए, तो उसके बाद वो रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं करता। जैसे इसने बोला टूवर्ड्स लार्ज वैल्यू, तो जब तक वो अपनी लार्ज वैल्यू पे पहुंच जाएगा, उसके बाद वो तुरंत कहाँ जाएगा, अपनी स्मॉलेस्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू पर जाएगा जहां से उसने स्टार्टिंग की है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। फिर हम इसको क्या निकालेंगे, हेड मोमेंट निकालेंगे। हेड मोमेंट किस तरीके से निकालेंगे, 199 माइनस 53 प्लस 199 माइनस 0 प्लस 37 माइनस 0, तो ये क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 382। कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती है, उसके लिए सॉरी, आप एक बार खुद से कैलकुलेशन करके देख ले। तो आई होप आपको सी स्कैन, सर्कुलर स्कैन आपको समझ आ गया। अब यहाँ हमारी ये वीडियो फिनिश होती है। इसमें हमने क्या देखा, यूनिट 1 से यूनिट 5 तक ऑल टाइप न्यूमेरिकल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके नोट्स को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।